So, good morning बच्चों. Today we will discuss about the natural resources. This is the important chapter in class 9. Natural resources, the resources which are present on the earth and provided by nature, are resources which are present naturally on the earth are called as natural resources. बच्चों, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस जो हमारे अर्थ पे हैं वह निश्चित रूप से एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो कुछ तो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, कुछ लिविंग रिसोर्सेज हैं. हमारे एयर में तमाम सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैस. इसके अलावा सॉयल में बहुत सारे मिनरल हैं. ज़मीन के अंदर बहुत सारे फॉसिल फ्यूल हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल. इसके अलावा ज़मीन में मिनरल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, हेमेटाइट, ये सब के ओर्स भी हैं. और वाटर 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एज ए मेराइन वाटर. और कुछ पानी तो फ्रेश वाटर के रूप में नदियों में, तालाबों में, ज़मीन के अंदर भी है, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, कुछ ग्लेशियर्स के रूप में है, बर्फ़ वहाँ पे वो भी पानी में बदलेगा. तो ये सब रिसोर्सेस हमारे वाटर के हैं. इसके बाद हमें देखते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये सब भी नेचर में जो पाए जाते हैं. कहीं ना कहीं हम बहुत सारे क्रॉप प्लांट को उपयोग करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं. बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जैसे दूध से दही का बनना ये बैक्टीरिया के द्वारा है, तो लैक्टिक बैसिलस. तो बहुत सारे ऐसे ही माइक्रोब हैं जिनका हम हार्नेस करके बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं. बहुत सारे सॉइल में बैक्टीरिया हैं जो डिकम्पोजर हैं, डिकम्पोज करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का. सिम्बियोटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदलते हैं. तो तमाम सारे लिविंग और नॉन लिविंग मैटर जो अर्थ पे हैं वो सब एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में उपलब्ध हैं. और यहाँ पर हमें देखें कि यहाँ सॉइल लिथोस्फीयर और यहाँ पे वाटर, जल जो है वो हाइड्रोस्फीयर, और पूरा ज़मीन के ऊपर, पानी के ऊपर जो वाटर है, जो एयर है, वो एटमॉस्फेयर है. लेकिन यहाँ पे बायोस्फीयर क्या है? जैसे यहाँ पर द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. या इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यह लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मीन्स द अर्थ क्रस्ट. और यहाँ पर यह वाटर वाला हिस्सा है, हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सॉइल है, और यहाँ पे एयर है. तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? एटमॉस्फियर. लेकिन इस लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर और हाइड्रोस्फीयर, द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, द पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर एंड द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. Lithosphere, the part of lithosphere, atmosphere and hydrosphere where living organisms are present. This part is called as biosphere. So the part of lithosphere, part of atmosphere and part of hydrosphere where living organisms are present, that is called as biosphere. जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, पानी में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में भी कुछ लेवल तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. इन सबको हम क्या कहेंगे? इस एरिया को बायोस्फीयर कहेंगे. तो इस तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेस लिथोस्फीयर में भी हैं, वाटर में भी हैं, और फिर एटमॉस्फेयर में भी तमाम सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए. इसके अलावा जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन साइकिल के रूप में नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल करके प्लांट में आएगी, फिर एनिमल में जाएगी. और इसी तरह से ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं जो एटमॉस्फेयर में है. तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं नेचुरल रिसोर्स में आएंगी. इसके अलावा ज़मीन के अंदर जो फॉसिल फ्यूल हैं, क्योल, पेट्रोलियम, ये सब भी. तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है?
जो एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर एंड अदर गैसेस। एटमॉस्फेयर में तमाम सारी गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन भी है, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ऐसे ही वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर कैसे? जो समुद्र सूर्य का रोशनी आता है, प्रकाश आता है, उससे जो खुले वाटर बॉडीज हैं, पांड है, लेक है, रिवर है, वहाँ पे जो टेम्परेचर पड़ेगा लाइट का तो वो भाप में बदलते हैं, तो एटमॉस्फेयर में आ गया। इसके अलावा पौधे में जो ट्रांसपिरेशन हुआ वो जो है भी आकर के वाटर वेपर बना लेते हैं। अब ड्यूरिंग रिस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यह काऊ है। काऊ ने ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन जब लिया और ऑक्सीडेशन हुआ इसके सही में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। यहाँ इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस पौधे ने लिया और इसको लेकर के फिर ऑक्सीजन रिलीज किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया। इस पौधे ने क्या लिया? वाटर लिया जमीन से और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फोटोसिंथेसिस हुआ। तो एक्चुअली ऑक्सीजन तो वाटर के फोटोलिसिस से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ग्लूकोज बनने में होता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ और उसी प्रक्रिया में वाटर के स्प्लिटिंग से फोटोलिसिस से ऑक्सीजन निकला। फिर ये ऑक्सीजन को लिया यहाँ ग्रेजिंग ग्रासेस, तो फूड का ऑक्सीडेशन हुआ सेल में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पौधे ने ऑक्सीजन निकाला, इंडस्ट्री में भी, आग के बर्निंग में, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग में भी लगा और ये भी CO2 निकालते हैं, इसको भी पौधे लेते हैं। इसके अलावा आप देखें ये पानी में जो फिश हैं, ये ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व है और पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन को फिश ले रही है और ऑक्सीडेशन हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एल्गी हैं, पानी में एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ले रहे हैं और ये भी ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। और यहाँ जो पांड है, रिवर है, सी है, इसमें जितने एल्गी हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं। तो CO2 को लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, कुछ तो एटमॉस्फेयर में गई या जलीय वातावरण से, बाकी पानी में डिजॉल्व है, उसको जल में रहने वाले फिश लेते हैं। इस तरह से हमें देख रहे हैं कि जो सन की लाइट आ रही है उसी से ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उस प्रक्रिया में CO2 को ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। और जितने भी एनिमल हैं और प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी CO2 छोड़ते हैं, लेकिन लाइट की उपस्थिति में ये चूंकि इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ज़्यादा CO2 लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन वही रात हो जाए, डार्क हो जाए, लाइट न मिले तो उस समय ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेंगे, लेकिन रिस्पिरेशन होते रहता है। प्लांट भी, ग्रीन प्लांट भी वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन दिन में वो ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे, वो भी CO2 यूज होगी, इसके अलावा भी CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। इस तरह से हमें देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में दिस एल्गी आर रिलीजिंग ऑक्सीजन बाय टेकिंग carbon dioxide, this green plant are releasing oxygen, they are using water and carbon dioxide। और इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बैलेंस कौन कर रहा है? ये ग्रीन प्लांट कर रहे हैं, चाहे वो पानी में हो चाहे जमीन पे हो। इस तरह से ये बैलेंस चलते रहता है। और नाइट्रोजन भी ऐसे ही अमोनियम कंपाउंड के रूप में आया सॉइल में, नाइट्रेट और नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में, अमोनियम कंपाउंड और नाइट्रेट के रूप में पौधे लिए और वहाँ अमाइनो एसिड बना, फिर प्रोटीन बना, फिर इनसे फिर एनिमल ने खाया, उनके सही में आया, फिर यूरिन त्यागे और वहाँ पे आ गया यूरिया, फिर वहाँ भी यूरिया इस्तेमाल हुआ या फिर उसका जो है डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, फिर नाइट्रोजन चली गई कहाँ? एटमॉस्फेयर में। इस तरह से जो है एटमॉस्फेयर में ये तमाम सारी गैसेस हैं। और लेकिन अब बर्निंग ऑफ फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से जो है CO2 की मात्रा बढ़ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसीलिए धीरे धीरे अब ये जो है पॉल्यूशन भी फैल रहा है एटमॉस्फेयर में। तो रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पे जो हवा है, यह हवा जो है क्या करती है कि जैसे यहाँ पे यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि यहाँ यह अर्थ है हमारा और यहाँ पे सन है। ये सन से लाइट जो आ रही है, ये लाइट जो आ रही है, यह हमारा एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है यहाँ, तो लाइट आई तो ये अर्थ है, अर्थ से क्या हो गया? ये रिफ्लेक्ट किया और यह अर्थ से रिफ्लेक्ट किया, तो अर्थ से रिफ्लेक्ट किया तो इस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और यह कार्बन डाइऑक्साइड इसको, यहाँ पे हालांकि नाइट्रोजन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इनर्ट गैसेस भी हैं,
लेकिन द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन लाइट इज कमिंग ऑन अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड लाइट को ये गैसेस क्या करें, ये जो गैसेस एब्जर्व करनी, और एब्जर्व कर लिया तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन हो गया। क्या हो गया? टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन हो गया। और इस टेम्परेचर मेंटेन होने से यहाँ के जो पौधे हैं उनको भी ग्रोथ होता है, और जो एनिमल हैं उनको भी, एक क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। ऑप्टिमम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एक कायदे से अपना फोटोसिंथेसिस, अपनी जैविक प्रक्रियाएं करेंगे। एकदम टेम्परेचर लो हो जाए तब भी जैविक प्रक्रियाएं ठीक से नहीं चलेंगी। तो जो सन से लाइट आ रही है और अर्थ पे टकरा रही है, टकरा के फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये गैसेस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, ये लोग एब्जर्व कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे जीवन संभव है। लेकिन वही मून पे देखें, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे जो सन की लाइट आती है, वो सन की लाइट आती है तो दिन में तो टेम्परेचर एकदम से 110 डिग्री सेंटीग्रेड मून पे हो जाएगा, लेकिन रात में जब एटमॉस्फेयर है ही नहीं है तो पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, खत्म हो गई, तो अब वहां पे टेम्परेचर रात में -190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिन में 110 और रात में -190, तो वहां जीवन संभव नहीं है। लेकिन हमारे अर्थ पे इस एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ पे जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होकर जैसे आती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जर्व कर लेती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नियमित करने का काम करती है। इसलिए रात में बहुत कम नहीं होता और दिन में बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से तमाम धूल डस्ट निकल रहे हैं, गैसेस निकल रही हैं, तो ये पॉल्यूशन, मीथेन की मात्रा, CO2 की मात्रा बढ़ रही, इसकी वजह से दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि जितनी लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जर्व हो गई, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन एक निश्चित मात्रा में ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती हैं, इसीलिए जल जीवन, यहाँ जन जीवन संभव है। और एक निश्चित टेम्परेचर पे ही सारे जीवों के अंदर सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उनका ग्रोथ होता है, वृद्धि विकास होता है, पौधों में फ्लावरिंग होती है, सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे जन जीवन को संतुलित बनाए रखने में, उनके वृद्धि विकास में। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। थैंक यू।